पेंशन संशोधन को लेकर धरना। पेंशन पुनरीक्षण की मांग को लेकर बीएसएनएल और एमटीएनएल से सेवानिवृत्त सभी पेंशनरों ने ईस्टर्न कोर्ट में धरना दिया। धरने का 2 दिन का कार्यक्रम इस प्रकार है। स्थान ईस्टर्न कोर्ट 17 जनवरी एवं 18 जनवरी सुबह 10 बजे से पूरा दिन। 7वें सीपीसी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन पुनरीक्षण को प्राप्त करने के लिए सभी पेंशनधारियों ने दोनों दिन सामूहिक रूप धरने में आज भारी संख्या में शामिल हुए। थैंक यू। नाउ बहानाबाजी क्या है? देखिए, हम लोग डीओटी का एम्प्लॉई था, हम लोग को कुछ एश्योरेंस देके एमटीएल बीएसएल में एब्जॉर्ब किया गया। वो टाइम तो जो बोला वही हाँ 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 किया, ठीक है ना? क्यों ना हम लोग को डीओटी से निकाल के बीएसएल एमटीएल में भर्ती करना बहुत जरूरी था। तो पेंशन लेके भी ये लोग को एश्योरेंस था कि भाई गवर्नमेंट स्कीम ऑफ पेंशन आपको मिलेगा। इवन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए तो पेंशन की था 5789 का कोडिफाइड रूल मुताबिक, दैट वाज स्टिल बेटर। आप लोग को जानकारी के लिए मैं बोलता हूँ, इट वाज स्टिल बेटर इन एमटीएल एनीहाउ। लेकिन हम लोग यूनिफाइड अप्रोच लिया। बीएसएल में तो रूल 37 में से पूरा प्रोविजन लागू करके बीएसएल एब्जॉर्ब एम्प्लॉय को तो कर दिया था, गवर्नमेंट स्कीम ऑफ पेंशन पेएबल बाय गवर्नमेंट। एमटीएल में थोड़ा सा बाकी था, गवर्नमेंट पेंशन, गवर्नमेंट स्कीम ऑफ पेंशन, लेकिन पेएबल बाय गवर्नमेंट ना करके धोखा देके इसको एमटीएल पे करके इट वाज एन इंटरिम अरेंजमेंट, नॉट परमानेंट अरेंजमेंट। एनीहाउ इधर भी पेएबल बाय गवर्नमेंट हो गया। तो गवर्नमेंट स्कीम ऑफ पेंशन पेएबल बाय गवर्नमेंट under rule 37A, which is part of CCA pension rule 19 अभी 21 हो गई, ठीक है? तो इसी में तो it should have all characteristic of the government pension होना चाहिए। इनफैक्ट हो रहा है भी भाई, कम्यूटेशन वही हिसाब से हो रहा है, मैक्सिमम पेंशन के हिसाब वही हिसाब से हो रहा है, बाकी सब जो 12-13 पैरामीटर है सब वही हिसाब से हो रहा है। लेकिन पेंशन डिवीजन के लिए ये लोग उसमें टांग अहरा दिया, ठीक है? हिंदी ठीक है? टांग अहरा दिया है, टांग अहरा दिया। उसमें क्या बोला, ये सुनो पहले बात। उसमें बोला भाई गवर्नमेंट स्कीम ऑफ पेंशन तो ठीक है, बाकी सब आप लोग को मिलता है, लेकिन आप लोग का डीए जो है ये आईडीए है, सीडीए नहीं है, इसलिए आप लोग का पेंशन डिवीजन होने वाला नहीं है। पहले ही बात बोल दिया। हम लोग बोला भाई आईडीए पे स्केल में आईडीए पेंशन होगा, आईडीए पे स्केल देना हमारा मजबूरी नहीं है, तुम्हारा मजबूरी है। क्यों ना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अगर हम पब्लिक सेक्टर में भर्ती हो जाए, अब जब हो जाए, तुमको आईडीए पे स्केल देना ही पड़ेगा। देयर इज नो अल्टरनेट फॉर दिस। कई बार एक मामला आया, आजू भी तुम गवर्नमेंट स्कीम ऑफ पेंशन का बात बोला है ना? वाई पेंशन डिवीजन को अलग करके तुम लोग देख रहे हो, क्यों? पहले तो ही बोला, फिर लास्ट टाइम एक पेंशन डिवीजन हुआ था इधर उधर करके, क्यों ना पीएससी पे डिवीजन कमेटी जो पब्लिक सेक्टर में पे स्केल रिवीजन के लिए फॉर्मूला देता है, उसी में तब एक बीएसएल एमटीएल में पे डिवीजन हो गया था, एंड उसी वजह से पेंशन डिवीजन भी ये लोग बाद में एक उसी हिसाब पीआरसी हिसाब से तो किया नहीं, उसके मल्टीपल फैक्टर लेके एक बना के कैबिनेट अप्रूव करके दे दिया। बट वो पेंशन ऑटोमेटिक पेंशन नहीं था, वो भी एक भौता है, बहाना है। दिया था, एक बार दिया था, ये लागू कर सकता था 15% देके पहले से, आज बार बार यही होगा ये बोल सकता था, लेकिन किया नहीं। क्या बोला भाई पीआरसी तो है, रिकमेंडेशन भी है 15%, सब मान लेता हूँ, लेकिन उसमें जो क्लॉज है वो क्लॉज मुताबिक आप बीएसएल एमटीएल एम्प्लॉय का पे डिवीजन नहीं होगा, क्यों? इट इज लॉस कंपनी, एंड वो लोग का पे डिवीजन होगा नहीं, इसलिए आप लोग का पेंशन डिवीजन भी होगा नहीं। समझ गया खेल समझ गया ना? आपको उल्टा तरफ से पकड़ने का कोशिश करा। पेंशन पे डिवीजन हुआ नहीं, पेंशन डिवीजन होगा नहीं। तो हम लोग चाहते हैं एम्प्लॉय का पे डिवीजन हो, ऐसा नहीं है हम लोग नहीं चाहते हैं,
बट सवाल यही है, पे रिविजन किस लिए नहीं हो रहा है? तुम बोलते हो जो BSNL MTL के पास फंड नहीं है, वो बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस शीट में पे रिविजन कर हम लोग कर नहीं सकता एज पर PRC गाइडलाइन। वो ठीक है, इधर तो बैलेंस शीट है, इधर कंपनी लॉस कर रहा है, नहीं हो रहा है। हमारा पेंशन तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आ रहा है, वो तो महासमुद्र है, उसमें कभी जल कमी नहीं होता है, उसमें तो फंड का कमी नहीं है। तो पेंशन तो आता है कंसोलिडेटेड फंड से, इसमें वो क्लॉज लागू कैसे होगा? ये भाई फंड नहीं है, हमारा पेंशन डिवीजन करो, जरूरत पड़े पे रिविजन से अलग करके पे रिविजन भी करो। वो हम लोग बोलता हूँ, हमारे एम्प्लॉय को डिप्राइव नहीं करना चाहिए, उसका हम डिमांड को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, उसका डिसीजन को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बस वो एम्प्लॉय के यूनियन लोग डिमांड कर रहे हैं, हम लोग का पूरा सपोर्ट है वो लोग का साथ। बट अभी उसी को बहाना बना के हमारा पेंशन डिवीजन अब बंद नहीं कर सकते। तो पहले बहाना था पे डिवीजन हुआ नहीं, इसलिए पेंशन डिवीजन होगा नहीं। आप लोग को याद होगा, बार बार मंत्री को देखे पार्लियामेंट में भी यही बार बार बोला गया था। वो रविशंकर प्रसाद से शुरू करके सब बोला, हमके प्रेजेंट मिनिस्ट्री भी एक बार दो बार बोल दिया था। फिर हम लोग केस टेकअप किया, काफ़ी भागदौड़ हुआ, काफ़ी फाइट हुआ, तो अल्टीमेटली एक टाइम आया, बोला हम लोग का जो डिमांड है ये डिलीट करो, पे रिविजन और पेंशन डिवीजन डिलीट करो, बट बोथ स्टैंडिंग ऑन डिफरेंट फुटिंग। ये तो कंपनी का बैलेंस शीट के ऊपर डिपेंड करता है, बैलेंस शीट में पैसा नहीं है तो पे रिविजन नहीं करोगे। बस हम लोग कंसोलिडेटेड फंड में है, या वो जो CD को पेंशन वाला को जो पेंशन जिधर से आता हमारे उधर से आता, तो हमको तो अल्टीमेटली चलो डिलिंकिंग हो जाएगा। मेंबर साहब भी बोल दिया, मेंबर साहब तो बोलना नहीं, मंत्री जी का भी इंटरवेंशन होता है, भाई डिलिंकिंग करो, तो डिलिंकिंग तो होगी, लेकिन उसका कानूनी अभी जमा नहीं पड़ा है, डिसीजन हुआ, उसके लिए रूल कुछ अरेंजमेंट करना है, वो DOT बोलता हम लोग कर लेंगे। अभी जब डिलिंकिंग हो गया तब बोलता भाई पेंशन डिवीजन तो करो, हमारा 7 CPC मतलब एक पेंशन डिवीजन करो। वाई 7 CPC, क्यों 7 CPC? तो 7 CPC में आप लोग देखे होंगे, हमारे जो काउंटर पार्ट DOT में है अभी भी, वो लोग का पेंशन डिवीजन के लिए दिमाग खराब करने का जरूरत नहीं है। 7 CPC आ गया, सेंट्रल पे कमीशन रिकमेंडेशन आता है, और सेंट्रल पे कमीशन का रिकमेंडेशन जो आता है वो पे डिवीजन के लिए भी आता है, पेंशन डिवीजन के लिए भी आता है। उसी बेसिस पर गवर्नमेंट एम्पावर कमेटी कुछ डिसीजन लेता है, गवर्नमेंट नोटिफाई कर देता है, वो लोग का पे रिविजन भी हो जाता है, पेंशन डिवीजन भी हो जाता है। तो हम लोग पे रिविजन तो इधर होता नहीं, लेकिन डीलिंग करने के बाद हम लोग बोला हुआ पे हम लोग पेंशन डिवीजन वही हिसाब से करो, वही जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसी हिसाब से करो। ताले क्या होगा, 7 CPC रूट में जाने से क्या होगा न, जब 8 CPC होगा, जो हमारा काउंटर पार्ट DOT में पेंशन डिवीजन होगा, पे डिवीजन होगा, उसका साथ हम लोग का भी पे डिवीजन पेंशन डिवीजन हो जाएगा। दोबारा इसको लेके दिमाग खराब करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, फिटमेंट फैक्टर भी होगा। क्योंकि PRC जो पे डिवीजन पब्लिक सेक्टर में कर रहा है, वो पेंशन डिवीजन लेके कोई बात करता है, हम लोग किया था उसके बाद, बोलो वो हमारा कंसिडरेशन में नहीं है, दैट इज नॉट विद इन माई टर्म्स एंड कंडीशन। ताले इसलिए हम लोग 7 CPC इंग्लिश के 7 CPC हम लोग बोलते हैं CPC रूट फॉलो करो। ये लोग करने वाला तो यार नहीं है, ये नाना बहाना बना रहा है। तुम्हारा पेश के तुम्हारा IDA, तो IDA के ऊपर ये कैसा लागू होगा 7 CPC? कहाँ लिखा है भाई, हम लोग को एक बार लिखा तो दिखाओ, कहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन किताब में लिखा है जो IDA होने से उसका पास 7 CPC लागू नहीं होगा? बोल ना ये तो अभी तक हुआ नहीं, पर हमारा पेंशन भी तो यूनिक पेंशन है। BSNL MTL छोड़ के और कहाँ पैसा नहीं है कंबाइंड पेंशन, तो हमारा लिए लागू क्यों नहीं होगा? बहुत डिमांड लेके बहुत हुआ, लेकिन DOT मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग बहुत एग्जाम्पल दिया, देखो IDA पर जो CPC लागू हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो देखा है, देखो इधर लागू हुआ। हम लोग दिल्ली डिजाइन दिल्ली देशू का पहले इसमें इसका पहले ये लोग जो पब्लिक सेक्टर होके देशू हुआ था, अभी तो प्राइवेटाइज हो गया,
कुछ आदमी बचा है जो कन्वर्ट हुआ था, वो लोग का जो पेंशन है वो पेंशन डिवीजन 7 CPC ऑलरेडी लागू हो गया। कोई मतलब है वो लोग को पेंशन तो हम लोग का क्यों नहीं होगा? ये लोग हिसाब देखने के लिए तैयार नहीं है। पर्टिकुलरली DOT का ऑफिसर डियर एडमेंट नहीं, बहुत प्रेशर में आके बोलता है हम लोग PRC रूट पे करेंगे। क्या करेंगे? 0% से 15% किसी में करेंगे। ये काहे का बात है? पहले तो 0% देके बोर्ड में हिसाब करके देखा भी दिया था। ये लोग जब बोला वो मीटिंग में मैं ही नहीं था, कोशिश साहब बोले इस पे तो बहुत आदमी का नुकसान हो जाएगा, क्या मेहर बढ़ेगा। तो इन्हें नाउ दे हैव स्टार्टेड टेलिंग 0% नहीं है, लेकिन 0 से 1% होगा, हम लोग बोल नहीं सकता। हम लोग इम्प्लीकेशन 0, 5, 10, 15 सबके लिए इम्प्लीकेशन कर रहा हूँ। एक DOE में भेजेंगे, वो DOE जो बोलेगा वही होगा। मुझे काहे का DOE? हम लोग तो चाहता ही नहीं, हम लोग कोई परसेंटेज नहीं चाहता। हम लोग CPC जो परसेंटेज बोलता है, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलता है, ये अभी तो ये बात ये लोग माना नहीं भैया। आप लोग को बोलता हूँ सुनो, ये बाहर में जो बात सुनते हो ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा बात यू टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। ये सब बकवास है, आपको तसल्ली देने के लिए कर रहा है, आपको भ्रमित करने के लिए कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारा ही बीच में पेंशनर के बीच में कुछ आदमी है जो आज DOT का मेंबर सर्विसेज का हाथ में खेलता है, वो लोग ऐसा बोल के घूमता है। सो दैट अब ये देखो ना, हमारा क्या धारणा है, आप लोग इतना आदमी आया कॉल के लिए, क्या बोलता है? ये सब करने का कोई जरूरत ही नहीं है भाई। जरूरत नहीं है, तुम सोचते हो जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप बैठो। जरूरत है कि नहीं है तुमको बोलने के लिए कौन बोला है? क्यों आदमी को भ्रमित कर रहे हो? हम लोग पागल है ऐसा कर रहा हूँ यही उम्र में। फिर वो लोग का बाद में तजुर्बा नहीं देना। आप हमारा जो एसोसिएशन है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मूवमेंट के साथ जुड़ता तो है, कौन कौन है? हमारा ऑल इंडिया मूवमेंट, दिस मूवमेंट इज ऑल इंडिया मूवमेंट। माइंड ये आरटीओ दिल्ली में हो रहा है, आरटीओ मुंबई में कर रहा है, हमारी IBSL PW वो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी इंडियन एसोसिएशन हुआ है, ऑल इंडिया ये लोग सब मिल के और हमारा मौजूदगी राष्ट्रीय के तब दिल्ली और मुंबई में मौजूद है। ये लोग का मौजूदगी चक्के है ऑल ओवर इंडिया, सब जगह एजुकेशन हो रहा है। ये सब पागल है, जरूरत नहीं है तो एक बार हर हफ्ते में एक बार मेम्बर सब इसको मीट करो। आप उधर से जो कहानी सुनते हो वही कहानी लंबा लेके पोस्टिंग करो। आदमी हम लोग को पागल बनाता है। गवर्नमेंट मेंबर लोग पूछता है दादा, ये बोलता 5%, ये बोलता 3%, ये बोलता 3%। अरे यार मैंने डाला वो आपकी दोस्त DOE ने किया ही नहीं है। तो यही स्थिति है। आपको हम शॉर्ट में सब कुछ बता दें क्या स्थिति। अभी बोलो, हम लोग को कम से कम आवाज तो उठाना जरूरी है या नहीं है? चिट्ठी बना के 2 बार तो लिखता हूँ, 2 बार मुलाकात करता हूँ, बोलता हूँ 10 बार मुलाकात करता हूँ। जो भावे जो कुछ बोलना है लोग को बोलता हूँ। मंत्री जी हमारे डेपुटेशन दे रहा है, वो बाद में देख लेंगे हमारा वीडियो। हम भी एक आध बार उनको साथ था पार्लियामेंट अकालवार IIRBSL ये लोग तो कह रहे हैं। ये जो हमारी दुर्गति हो रही है इस डिपार्टमेंट में, MTNL और BSNL में, बढ़िया है फोटो। हाँ सही। यानी जो सर्वे एम्प्लॉई है, हाँ तो आप जवान हो रही, तो सही बात है। और जो आप पेंशनर हैं आपकी भी हो रही है। 1980 से लेकर आज तक जो भी मंत्री बना है, या तो उसका पॉलिटिकल कैरियर खराब हुआ और या वो अनटाइमली हमारे बीच में नहीं रहा। आप उठाकर देख लो चीफ स्टीफन से यहाँ तक। सही बात है। दादा अभी कुछ बोल रहे थे कि बहानेबाजी नहीं चलेगी। मैनेजमेंट यानी DOT का सेक्रेटरी और मेंबर फाइनेंस बहानेबाजी कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनको पॉइजनिंग कौन कर रहा है जाकर के, वो इंपॉर्टेंट। MTNL में
नेतृत्व करने वाली कुछ यूनियन और एसोसिएशन के लीडर अपने इंडिविजुअल स्कोर सेटल करने के लिए हजारों हजार पेंशनर्स का नुकसान करवा रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि वो भी सुधर जाए, संभल जाए। और आपसे एक बात कह करके अपनी बात समाप्त करता हूं। ये जो टीवी की न्यूज है, इसने हमारी ये संख्या कम कर दी। आज शीतलहर चलेगी, सर्दी होगी, ठंड होगी, माइनस में टेम्परेचर होगा, इसलिए उन पर भरोसा ना करें और कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ रहें। कल जो भाषण होंगे उनमें विस्तार से विषय रखेंगे। धन्यवाद। मैं अब अनुपम कौल जी जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया बीएसएनएल पेंशन एसोसिएशन की, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आके पूछ लें। अनुपम कौल जी। धन्यवाद। आवाज दो। हमें है आवाज देनी पड़ेगी। हाँ, देनी पड़ेगी। बिना आवाज दिए कोई सुनेगा नहीं, इसलिए आवाज दो। हमें है। देखो, एक दो फंडे जो है ना वो बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहला फंडा ये है कि बेनिफिशियरी मिनिस्ट्री कौन है, किस मिनिस्ट्री के एम्प्लॉइज को पेंशन रिवीजन मिलेगा। वो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। छोटे लफ्जों में कहें तो डीओटी। इस मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने एक निर्णय लेना था कि भाई रिटायरीज की पेंशन रिवीजन कैसे करेंगे। अब इसको नंगा करना पड़ेगा। साफ साफ लफ्जों में डीओटी की कोताहियां, डीओटी की कमियां जो है वो उजागर करनी पड़ेगी। पहले डीओटी ने बोला जब तक पे रिवीजन नहीं होगा तब तक पेंशन रिवीजन के लिए मत सोचना। 3 साल हमने चक्की पीसी, मंत्री से लेकर के डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट और बाकी लोगों को कि भैया हमारा वर्किंग एम्प्लॉय से कोई भी लेना देना नहीं है, हमारे ऊपर मेहरबानी करो। हमारी बात जो है वो कंसोलिडेटेड फंड से हमारा पेंशन आ रहा है, हमें वर्किंग के साथ में क्यों घसीट रहे हो। ये हो ही नहीं सकता। ये जो हमारे बिहार के मंत्री थे उनसे हम पहली बार मिले तो बोला नहीं ये बात तो सही है, आपका वर्किंग लोगों से क्या लेना देना। मैं अपने अफसरों को बुलाऊंगा और उनको बोलूंगा कि आपकी पेंशन रिवीजन कर दे। दूसरी बार रविशंकर प्रसाद जी से मिले, उनके कान में पता नहीं किसने सुसु कर दिया था, कहता ऐसे कैसे दूंगा। पहले तो वर्किंग को आना चाहिए, वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। आप अपने घर में बैठे 3 साल तक जितने भी सवाल आए, पार्लियामेंट में आए या मीटिंग्स के दौरान आए, पहले तो भैया वर्किंग का होगा, उसके बाद में एक बात इसमें क्लियर करना चाहता हूं, हमारी वर्किंग के साथ में कोई दुश्मनी नहीं है, वो हमारे छोटे भाई बहन हैं, हमारी उनके साथ सहानुभूति है। और जो उनकी वर्किंग लोगों की जो एसोसिएशन जो भी डिसाइड करेंगी हम उनके साथ हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में इतनी जद्दोजहद करके एक बार मेंबर सर्विसेज ने यहां मीटिंग बुलाई, लगभग 70 लोग थे उसमें। उसने जवानी कहा नहीं, पेंशन रिवीजन जो है उसको पे रिवीजन से अलग किया जाएगा, यानी पेंशन रिवीजन को पे रिवीजन से डाइवोर्स कर दिया। हम लोग बड़े प्रसन्न हो गए, हमने कहा चलो इतना तो हो गया।
जब उस मीटिंग के मिनट्स आ गए, उसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं। लोगों ने पूछा, हमने भी पूछा, कहते ये तो आपको समझ ही आना चाहिए, उसमें मीटिंग में क्या, मिनट्स में क्या लिखना है। उसके एक हफ्ते के बाद में और एक चिट्ठी निकाल दी, जो फॉर्मूला वर्किंग के लिए होगा वही फॉर्मूला पेंशनर के लिए होगा। उसके बाद में एक और काम किया, बोला तुमको 0% दे देंगे लोगों को। बड़े खुश हो गए कुछ लोग। जब हमने समझाया कि 0% में भाई साहब नुकसान है, 0% काहे को दे रहे हो और 0% दे कैसे रहे हो? नहीं, वो थर्ड पीआरसी को कंपेयर करके दे रहे हैं भैया। हमने कहा तुमने तो पिछली मीटिंग में उसका डाइवोर्स किया था, अब क्यों सुला रहे हो? समझ नहीं आई। यही बेनिफिशियरी मिनिस्ट्री जो है, इसने बीओपी एंड पीडब्ल्यू को प्रस्ताव भेजना था कि हम 7CP से करेंगे या थर्ड पीआरसी से करेंगे। भाई जब तुम पीआरसी से अलग हट गए तो तुमने पीआरसी को मिनिस्ट्री में क्यों भेजा, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर में क्यों भेजा? और वहां से ताली बजाते आगे, देखो इस मिनिस्ट्री ने बोल दिया यही होगा, यही होगा, यही होगा। और हमारे दोस्त जो है वो भी ताली बजाए, देखो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर ने बोला कि थर्ड पीआरसी से होगा। हमने कहा भैया तुम 7CPC वाली फार्मूला को, फिटमेंट को वहां भेजे थे क्या? नहीं, हमने तो थर्ड पीआरसी वाले भेजा। हम 7CPC में गए रोना रोने, तो उसने कहा यार तुम हमारे पास क्यों आ रहे हो? तुम अपनी मिनिस्ट्री को कन्विंस नहीं कर सकते? तुम्हारी मिनिस्ट्री ने हमें ये लिखा। हमने कहा ठीक है कर लो। तो इसमें 7CPC से अलग कहां से हो गया मामला? अब वो कहते हैं कि अच्छा 0% नहीं होगा, कुछ % होगा। अब हमारे दोस्त जो हैं वो कहां फंस गए? पब्लिकली वो कहते हैं कि 15% से कम हम एक दुमड़ी भी नहीं लेंगे, लेकिन जब आपस में बात करते हैं वो कहते हैं 10 भी मिल जाए तो वो भी बड़ा है। ये मैनिपुलेशन 7CPC में नहीं है। 7CPC में तुमने फिटमेंट देना है तो 7CPC का देना है, इसमें कोई करोड़ बदलने की जरूरत नहीं है। और ये जो DOT है ये सबसे बड़ा दुश्मन है। वो दुश्मन इसलिए है, इनको प्रपोजल भेजना चाहिए कि हम ये फिटमेंट चाहते हैं अपने एम्प्लॉइज के लिए। ये क्या कर रहे हैं? ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को भेज रहे हैं, 5% पे इतना खर्चा होगा, 10 पे इतना होगा, 15 पे इतना होगा। आपने साक्षी दादा को सुना, आपने सुरेश जी को भी सुना और आपने कौल साहब को भी सुना। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे रास्ते में रोड़ा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री DOT है। सबसे बड़ा रोड़ा यही है हमारा। हमको स्टार्टिंग से भ्रमित किया गया कि आपकी गवर्नमेंट की पेंशन होगी, ये होगा, वो होगा, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, और हम लोग उनके झांसे में आकर BSN अलॉट कर दिया है, MPN अलॉट कर दिया है, जो कि हमारा हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये ITS लॉबी जो वहाँ काम कर रही है, ये बहुत बड़ी साजिश हमारे साथ इन्होंने की हुई है। डिटेल में न जाके, क्योंकि डिटेल में तो ऑलरेडी आपको सब बता चुके हैं तो किस तरह से मेंबर सर्विस लाइन ने मीटिंग में कर दिया कि, और सारे पेंशनर्स की मीटिंग थी और कह दिया कि हाँ भाई डीलिंकिंग हो गई पेंशन पे से। भाई पे रिवाइज करो, हम कब मना कर रहे हैं पे रिवाइज के लिए? वो हमारे छोटे भाई हैं, उनके भी पे रिवाइज होनी चाहिए। लेकिन हमारा प्रॉफिट में, किसी MTNL या BSNL के प्रॉफिट में हमारा क्या योगदान है?
प्रॉफिट में या लॉस में हमारा क्या योगदान है? हम तो गवर्नमेंट पेंशनर हैं और CCF पेंशन रूल 37A के हिसाब से हम गवर्नमेंट पेंशनर हैं, तो गवर्नमेंट पेंशनर है तो गवर्नमेंट की पेंशन ही हमें मिलनी चाहिए। धन्यवाद भी है। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि बाकी तो सभी लोगों ने क्लैरिफाई कर दिया है। जब हमारी पेंशन 7th पे कमीशन के द्वारा नहीं मानते हैं कि ये हमारे आइडेंटिटी कार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्यों बनाए? हमारे पास तो MTNL के भी थे और BSNL और BSNL के थे। नए आइडेंटिटी कार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बना दिए, इसका मतलब हम 7th पे कमीशन के तहत आते हैं। तो इसलिए हमारा पूरा हक है। और मैं समझता हूँ, हालांकि मैं कुछ लीक से हट के बात करता हूँ, ये अधिकारी जितने वर्ग जिनके हाथ में, वो शायद हो सकता सरकार